नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं निखिल सिंह। पाचन से संबंधित समस्याएं, चाहे फिर कब्ज की बात करें, पेट दर्द की बात करें, या फिर कभी कभी जो है किसी को अगर स्टूल्स में यानी दस्त में खून आ रहा है, इस तरह के लक्षण हैं जो काफ़ी लोगों को परेशान करते हैं और उम्र बढ़ने के साथ काफ़ी आम भी हो जाती हैं इस तरह की समस्याएं। लेकिन वो व्यक्ति जिसे ये समस्याएं हो रही हैं शायद कभी ये नहीं सोचता कि कहीं ना कहीं ये लक्षण हो सकते हैं पाचन तंत्र में होने वाले कैंसर का। जबकि विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अगर इस तरह की समस्या हो रही है और कुछ समय तक अगर ठीक नहीं होती है तो ये ज़रूरी है कि आप एक परामर्श लें, सही विशेषज्ञ तक पहुंच जाएं। बिल्कुल। और सेहत पर होने वाले खतरों की अगर बात करें तो कैंसर एक बड़े डरावने और भयावह रूप से पिछले कई वर्षों में सामने लगातार बढ़ रही है इसके मामले। और ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि हम जागरूक हों। और जैसा कि किरण ने कहा कि कई बार हम समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, तो इसमें यह ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डॉक्टर के पास परामर्श लें। कुछ भी अगर असावधानी बरतेंगे तो वो भयावह हो सकती है, क्योंकि अगर जल्दी इलाज शुरू करते हैं कैंसर जैसी बीमारियों का तो हम उससे निजात भी पा सकते हैं। क्योंकि अगर बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की यानी हमारे पाचन तंत्र की, तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है इसमें, जिसमें पाचन शामिल है, निष्कासन शामिल है। लेकिन ये प्रक्रिया कैसे हो रही है तब तक ध्यान नहीं जाता जब तक इससे जुड़ी कोई समस्या न हो जाए। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स की बात करें तो अगर हमारे देश में देखा जाए जो 10 बड़े कैंसर हैं उनमें ये भी शामिल हैं। आज हम बात करेंगे भोजन की नली के कैंसर की, पेट के कैंसर की जिसे आमाशय का कैंसर भी कहा जाता है, जिगर के कैंसर की, और कोलोरेक्टल कैंसर यानी बड़ी आंत के कैंसर के बारे में जानेंगे विशेषज्ञों से। उससे पहले एक रिपोर्ट देखकर समझते हैं कि दरअसल ये कैंसर क्या होते हैं और कौन से अंगों को प्रभावित करते हैं और कौन से वो कारक हैं जिनसे शायद इनका खतरा बढ़ सकता है। पाचन तंत्र के कैंसर काफी लोगों को प्रभावित करते हैं। पाचन तंत्र कई अंगों से निर्मित होता है जिनके तालमेल से पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। पाचन तंत्र के कैंसर कई अंगों में हो सकते हैं। भोजन की नली यानी ग्रास नली, आमाशय, जिगर और बड़ी आंत के कैंसर आम हैं। खाने की नली का कैंसर जिसे इसोफेजियल कैंसर भी कहा जाता है, खाने की नली में अगर बार बार संक्रमण होता है तो एसोफेजियल कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। ग्रास नली का कैंसर अधिकतर पुरुषों में होता है। आमाशय का कैंसर पेट के अंदर कहीं भी शुरू होता है। ये आमाशय की दीवार से जुड़ी कोशिकाओं को प्रभावित करता है। इसे गैस्ट्रिक कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। ये पेट की परत में विकसित होता है। यदि सही समय पर इलाज न मिले तो पेट का कैंसर शरीर के अन्य अंगों में भी फैल सकता है। जिगर का कैंसर जिसे हेपेटिक कैंसर कहा जाता है, ये जिगर में शुरू होता है। जब कैंसर जिगर में विकसित होता है तो जिगर की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है और जिगर सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता। कोलोरेक्टल कैंसर बड़ी आंत का कैंसर है जो कोलन या मलाशय में विकसित होता है। आमाशय, जिगर, ग्रास नली व बड़ी आंत के कैंसर, इन सभी में इलाज कैसे किया जाएगा ये कैंसर की स्थिति और गंभीरता पर निर्भर करता है। आवश्यक है कि कैंसर के लक्षणों के विषय में जानकारी हो जिससे इन सभी कैंसर्स की पहचान जल्द हो पाए और सही इलाज मिले। साथ ही कुछ सावधानियां भी रखनी जरूरी हैं जिससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर के खतरे को कम किया जा सके। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। अगर देश में होने वाले कुल कैंसर्स की बात की जाए तो उनमें से तकरीबन 22 से 25% कहा जाता है कि अगर सारे जीआई कैंसर्स को मिला दें तो 22 से 25% तक कुल कैंसर का भाग होता है। क्यों होते हैं ये कैंसर और कैसे इन कैंसर्स के खतरे को कम किया जा सकता है, आइए जानते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है, तो आइए उनका परिचय हम आपसे करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर हेपेटोलॉजी एंड लिवर ट्रांसप्लांट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज। स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सौमित्र रावत, चेयरमैन सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड लिवर ट्रांसप्लांट फ्रॉम सर गंगाराम हॉस्पिटल, and Dr. Sumit Goyal. He is Senior Consultant and Unit Head, Medical Oncology, Rajiv Gandhi Cancer Institute and Research Center.
अपने सभी विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। ऐसे वो कुछ लक्षण जो आपको लगता है कि शायद आम है, वो कब खास तौर पर कैंसर का लक्षण हो सकते हैं, ये जानने के लिए देखते रहिए आज का हमारा पूरा कार्यक्रम और जानकारी लीजिए पाचन तंत्र में होने वाले कैंसर्स के बारे में। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स के बारे में जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि समस्या कितनी बड़ी है। डॉक्टर सौमित्र रावत, विशेषज्ञ के तौर पर अगर आपसे जानना चाहें, ये कहा जाता है कि बहुत से बदलाव हुए हैं हमारे जीवन शैली में, खान पान को लेकर किस तरह से आप बढ़ती हुई देखते हैं, ख़ास तौर पर पाचन तंत्र के जो कैंसर हैं, किस ओर हम जा रहे हैं और कितनी बड़ी समस्या के रूप में आप इसे देखते हैं? आई थिंक जो इंडिया में जो GI कैंसर है, वो WHO की रिपोर्ट थी कि लास्ट 25 साल में GI कैंसर लगभग डबल हो गया है। मैं पहले इंडिया में था, फिर मैं 17 साल इंग्लैंड में गया। जब मैं इंडिया में पहले था तो इतने ज़्यादा GI कैंसर हम लोग नहीं देखते थे जी। और जब मैं लौट के आया देखा कि अब GI कैंसर काफ़ी मात्रा में बढ़ गया है। मे बी जो डाइटरी हैबिट है हमारी वो वेस्टर्न हो गई हैं। जैसे कोलोरेक्टल कैंसर 1970-80s में कम दिखता था, अब क्योंकि कोलोरेक्टल कैंसर काफ़ी इंक्रीज हुआ है जी। और जो डाइटरी फैक्टर है, जो वेस्टर्न डाइटरी फैक्टर है, वो कहीं ना कहीं ये रोल अदा करता है। बिल्कुल। डॉक्टर अशोक, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम कॉमन कैंसर्स की बात करें, ख़ासतौर पर अगर जिस तरह से GI कैंसर्स की बात हो रही है, तो कौन कौन से कैंसर इसमें इसकी श्रेणी में आएंगे? हम इंडिया की कैंसर देखते हैं तो जो मोस्ट कॉमन होता है ओरल कैविटी हम बोलते हैं पहले, देन एक लंग्स की कैंसर, स्टोमक एंड फीमेल में ब्रेस्ट एंड cervical cancer and breast cancer in overall now going to be the most common cancer and female के लिए specific breast and cervical cancer जो काफ़ी rising trend में है। कोलोरेक्टल कैंसर डॉक्टर रावत बता रहे हैं कि वो पहले इतना कॉमन नहीं था इंडिया में, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। सो हम सारे मिलाएंगे तो वी हैव 5 कैंसर्स। वन इज ओरल कैविटी, फूड पाइप इज इसोफेगस एंड स्टोमक, कोलोरेक्टल, ब्रेस्ट एंड सर्विक्स। दिस 6 कैंसर्स है, उसमें 2 फीमेल के लिए प्रोमोन हो जाती है। तो ये 6 कैंसर्स सबसे ज़्यादा है इंडिया में एंड ये 6 मिला के सारे कैंसर की 47%, नियरली हाफ ऑफ द कैंसर इज बिकॉज ऑफ दिस 5 कैंसर्स, जिसमें मेजर जंग जो है हमारा आ रहे इंटेस्टिनल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड ब्रेस्ट कैंसर की तरह। जी, इन सभी कैंसर्स का अगर जो इंसिडेंस है वो देखें और जो विशेषज्ञ तक पहुंच है किसी भी पेशेंट की, उसकी बात करें अगर डॉक्टर गोयल, तो क्या देखते हैं आप विशेषज्ञ के तौर पर, क्या बड़ी चुनौती आपको लगती है? क्योंकि जब बात आती है ओरल कैंसर्स की या ब्रेस्ट कैंसर्स की, तो काफ़ी सारे मामलों में देखा जाता है बात भी होती है और पहले पहचान भी हो जाती है, क्योंकि शायद लोगों को इसकी जानकारी भी है कि लक्षण किस तरह से होंगे। लेकिन अगर GI कैंसर्स की बात करें तो लक्षण शायद इतने आम हैं कि किसी भी आम पाचन समस्या जैसे ही होते हैं। क्या चुनौतियाँ आपको लगती हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा किरण जी। बाकी कैंसर्स में बहुत कॉमन है, मुंह में घाव है, छाला है, कोई निशान है, कुछ ग्रोथ आ रही है, वो अचानक से पकड़ में आ जाती है। ब्रेस्ट में सेम, स्तन में इतनी जानकारी है, इतनी जागरूकता फैलाई जा रही है। इसके लिए आज का एक आम आदमी उस चीज़ से जानकारी रखता है उस विषय में। जैसे आपने बोला GIT कैंसर्स, जो GI कैंसर्स हैं, बेसिकली पेट हमारा एक हॉलो ऑर्गन है, उसमें फैलने की क्षमता बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लक्षण ऐसे हैं जो कि जनरलाइज पाचन तंत्र से संबंध रखते हैं। उसके चलते इनको पकड़ना ठीक नहीं रहता। अचानक से हम बहुत जल्दी स्टेज पे कई बार मिस कर जाते हैं, उनको पकड़ नहीं पाते। सबसे बड़ी चुनौती है समय पे इसको पकड़ पाना। उसमें कुछ लक्षण बहुत प्रारंभिक है, जैसे कुछ तो सीधा कि जैसे खाने में निगलने में दिक्कत है तो हमको बहुत इमीडिएट सचेत होना चाहिए। कुछ बहुत जनरलाइज है, जैसे वीकनेस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कभी दस्त लग गए, बट अगर वज़न कम हो रहा है, वीकनेस आ रही है, खाने में दिक्कत है, ये सारी चीज़ें हमको जागरूक करना है। हमको अपने आप को सोचना चाहिए कि अगर ये लगातार चल रही है, प्रोसेस ठीक नहीं हो रही है, तो हमको विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। मेनली अर्ली स्टेज पे पकड़ना डेफिनेटली GI कैंसर्स में एक चुनौती है। जी डॉक्टर अशोक, अगर एक एक करके बात करें कैंसर्स की, भोजन की नली की कैंसर, ईसोफेगस कैंसर की बात करें, क्या प्रमुख लक्षण इसके हैं, किस तरह से, खासतौर पर क्योंकि ये अक्सर देखने में आता है कि लेटर स्टेजेस में जब पता चलता है तो इलाज बेहद मुश्किल और गंभीर हो जाता है। तो ईसोफेगल कैंसर जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ये होते हैं कि
आप खाने के बाद थोड़ा सा रुकावट फील करना, ये मोर टू सॉलिड होता है। आप जैसे खाते हो लगता है मेरा यहाँ कुछ अटक रहा है, तो मोर सॉलिड फूड के लिए होते हैं, नॉर्मल खाने के लिए होता है, बट लिक्विड जाता है तो वेरी अर्ली सिम्टम्स। और एक बिना किसी कारण से अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, मतलब बंदे का कुछ कारण नहीं है, इसका काफ़ी सडनली वेट लॉस हो रही है। दिस आर द 2 कॉमन थिंग्स। उसके बाद है कि काफ़ी ढकर आना, वोमिटिंग्स आना एंड पेन, थोड़ा सा चेस्ट एरिया में। सीधे वेरी आम, जैसे बताया कि आम लक्षण है जो पता नहीं चल पाते। तो अभी जैसे हमारा एज बढ़ता है और थोड़ा सा हमारा रिस्क फैक्टर, सपोज हम काफ़ी स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल, वेरी हॉट फूड लेते, तो सपोज मेरा इस तरीके से कोई एडिक्शन है एंड मेरा कोई अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हुआ, या मेरे को यहाँ पे थोड़ा भारीपन लगता है, कुछ खाना लेते हैं मेरे को लग रहा है कि यहाँ कुछ रुकावट फील हो रही है, इट इज़ ए वेरी अर्ली साइन फॉर द इसोफेजियल कैंसर। तो उसको देखें, देन वी शुड गो फॉर दी नेक्स्ट। डॉक्टर अशोक एक बात बताएं, क्योंकि भोजन की नली का कैंसर है और साथ में अगर स्टमक जो अमाशय या पेट कहते हैं वो भी उसके साथ जुड़ा हुआ ही अंग है, क्या अगर पेट का कैंसर होता है उसके लक्षण भी तकरीबन इस तरह के होंगे, क्या फर्क होगा? और दूसरी बात, ये जो आपने लक्षण कहे हैं बहुत आम हैं और ऐसा लगता है कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद हर व्यक्ति को कभी ना कभी तो हो जाते हैं। अगर लक्षण हो रहे हैं कितना समय इंतजार करें और ये जान जाएं कि अब ये लक्षण जो है सामान्य से बढ़कर गंभीरता की तरफ जा रहे हैं? जैसे हम बता रहे हैं स्टोमक की कैंसर, सिम्टम्स नियरली सेम, बट थोड़ा सा इसमें स्टोमक में है कि मेरे को भूख कम लगे, पेट जल्दी फूल जाए या भारी लगे कि मैं थोड़ा खाए पेट भर गया, ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है। बट जो मैंने बताया कि हम काफ़ी स्मोकिंग से, जैसे स्टोमक के लिए और एक है कि हम ज़्यादा सॉल्टी फूड खाते हैं, स्टोर्ड फूड, स्मोक्ड फूड्स जो हम बता रहे, इस तरह से कुछ हैबिट्स हमारा है, तो ये सब सिम्टम्स देखते ही हमको थोड़ा सा मन में आना चाहिए कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। एंड जैसे आप बात करते हैं, डॉक्टर साहब बताते हैं कैंसर इज क्यूरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली, तो उसमें कोई वेटिंग नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसे कुछ लग रहा है लक्षण, और जैसे आज हम टोटल हेल्थ के माध्यम में जो दर्शकों को सब बता रहे, इस तरह से कोई सिम्टम आ रहे तो देन हम थोड़ा सा जल्दी बिना वेट करे डॉक्टर की सलाह। तो अगर लक्षण आ रहे हैं तो जल्द से जल्द विशेषज्ञ के पास पहुंचना। डॉक्टर सौमित्र, जिगर की जब बात करते हैं तो माना जाता है कि यह बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है और जब तक काफी सारा डैमेज नहीं हो जाएगा तो लक्षण आएंगे ही नहीं, चाहे लिवर डिजीज की बात हो या लिवर कैंसर की बात हो। किस तरह के लक्षण आएंगे और क्या कौन से वो लोग होंगे जिन्हें ये समझना चाहिए कि हमें खतरा ज्यादा है, तो ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता होगी? लिवर जो भी जीआई कैंसर होते हैं उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो नियरली ओवरलैप करते हैं, लेकिन जो जिगर के कैंसर में अगर आपको पेशाब गाढ़ा आने लगा, जिसे पीलिया बोलते हैं, और या नहीं तो पेट में राइट साइड में ऊपर की तरफ जहां लिवर होता है वहां पर दर्द होने लगे, तो वो लिवर के कैंसर की तरफ आपको खींचता है। और उससे पहले जो लिवर कैंसर जो होता है, 75% जो लिवर कैंसर होता है वो अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते हैं, हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है, ये अगर इनमें से कोई भी होती है चीज़, वो 75% केसेस में लिवर कैंसर होने का मतलब जो लिवर कैंसर होता है वो 75% इन तीनों चीजों में होता है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो आपका खान पान है वो बहुत जरूरी है। अगर आप फैटी फूड ले रहे हैं, अल्कोहल का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं जी, तो वो आपका रिस्क बढ़ाता है, क्योंकि शराब के सेवन से लिवर कैंसर और लिवर से जुड़ी हुई बीमारियों की बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अशोक, आपसे जब बात लक्षणों की हो रही है तो अगर हम बड़ी आंत के कैंसर की बात करें तो उसके क्या लक्षण होंगे? क्या इससे मिलते जुलते लक्षण होंगे? कोलोन कैंसर थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें कि हम बता रहे बड़ी आंत मतलब कि हमारा स्टूल रिलेटेड सिम्टम्स होता है। तो जैसे हमारा एज बढ़ता है आफ्टर 40 और 50 इयर्स, कभी आपका स्टूल में ब्लैक कलर स्टूल हुआ, स्टूल में कभी ब्लड आया, ये कोई प्रॉब्लम होने के बाद वो जब नहीं है, सपोज सडनली आपकी जो रूटीन स्टूल की हैबिट कुछ अल्टर होता है कि आपका ज़्यादा लूज मोशन होने लगे, काफ़ी कॉन्स्टिपेशन होने लगा, और अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस जो मैंने बताया, एंड तीसरे कि आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, कि हम बता रहे कि एक पर्सन 50-60 ईयर्स है बिना कारण से इसका हम एनीमिया बोलते हैं, जो हीमोग्लोबिन कम हो जाते हैं, तो ये सिम्टम्स थोड़ा सा कोलोन कैंसर की तरह लेता है।
एंड सेम जैसे अभी बात करते हैं कोई रिस्क फैक्टर है तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। सपोज आपकी कोई कोलोन की बीमारी, हम बोलते हैं कोई IBD जैसे कोई कोलोन की बीमारी है जी। या आपकी अल्कोहल, पर्टिकुलरली बियर इज ए रिस्क फैक्टर मोर फॉर दी कोलोन कैंसर्स एंड स्मोकिंग तो हेड टू टो सब जगह कैंसर की रिस्क बढ़ाती है स्मोकिंग। ये सब चीज़ है, एज बढ़ता है और उसके साथ हमारा एक अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, अनएक्सपेक्टेड कॉज फॉर हैविंग ए हीमोग्लोबिन लो, खून कम होने का, और उसके साथ आपकी स्टूल हैबिट की कुछ अल्टरेशन होता है कि इसका ज़्यादा डायरिया है, किसका ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, तो ये हमारे बॉडी अंत की कैंसर के लिए एक सुझाव देता है। जी डॉक्टर गोयल, ये जो बात आ रही है कि अधिकतर लोग ये जब लक्षण होते हैं उनको तो समझ ही नहीं पाते कि शायद कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। क्या सिनेरियो आप देखते हैं हमारे देश में, किस स्टेज में आमतौर पर लोग आते हैं, और क्या आपको लगता है कि खुद ही दवा ले लेना, केमिस्ट के पास जाके दवाइयाँ ले लेना, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये एक बड़ा कारण बनती हैं कि विशेषज्ञ तक जो पेशेंट है वो नहीं पहुँच पाते? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं जनरल पाचन क्रिया के तंत्र के बाकी बीमारियों से भी। जैसे मोशन में, लैट्रिन में खून आने का एक कारण बवासीर भी हो सकता है। लोग अक्सर बहुत देर तक ये सोचते रहते हैं शायद बवासीर होगा। और सबसे बड़ी चुनौती वाली बात यह है कि इसमें कोई दर्द नहीं भी हो सकता। जब तक लोगों को दर्द नहीं होता कोई भी डॉक्टरी चिकित्सा यूजुअली नहीं लेता है। तो सबसे बड़ा चुनौती यही है कि इसको पकड़ना। आमतौर पे लक्षण इनके बाकी चीज़ों से ओवरलैप करते हैं, जिसके लिए इसको ठीक से पकड़ना मुश्किल होता है। यही कारण है कि जब तक इसका एक आदमी अनुमान लगा पाता है तब तक काफ़ी लेट हो चुका है। और अनुमान के अलावा क्या आपको लगता है कि जब पेशेंट को पता भी चलता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट कराया और पता चला कि कैंसर है, जो एक एक्सेप्टेंस की बात है कि अरे ये लक्षण है तो कैंसर कैसे होगा या मुझे कैसे कैंसर हो सकता है, इस तरह का जो उसको एक्सेप्ट नहीं करने की जो एक प्रक्रिया है कि शायद इतना महंगा इलाज होगा या गंभीरताएं और होंगी, तो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाए? बिल्कुल सही है। आदमी सबसे पहले डिनायल में रहता है, उनको ये लगता है कि हमको ये चीज़ नहीं हो सकती। ये एक बहुत बड़ी चुनौती अपने आप में है कि हमको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि कैंसर से कोई भी अछूता नहीं है। ये बीमारी कभी भी किसी को हो सकती है। हमको जागरूक होने की आवश्यकता है, और जैसे ही हमको पता लगता है या ये सिम्टम्स 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक परसिस्ट करते हैं या इससे ज़्यादा तकलीफ है, जैसे आंत में रुकावट लग गई, मोशन नहीं आ रहा, आपको तुरंत डॉक्टर सलाह लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। अगर हम इनकी जांच की बात करें कि किस तरह से जांच पे, खासतौर पर अगर हम एक एक करके चलें, जैसे भोजन की नली के कैंसर की बात करते हैं, जांच कैसे पता चले जब आपको एक बार लक्षण से लगने लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, तो क्या जांच कराएं, कैसे डॉक्टर के पास अप्रोच करें, क्या करना है इसमें? जी, जो कैंसर के लक्षण किसी भी अगर हम हिस्से को लेते हैं तो उसकी जांच के 3 मुख्य तरीके से हम उसको विभाजित कर सकते हैं। एक है कि हमको पहले की जो सिम्टम आ रहा है, जो लक्षण आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, उसको देखने के लिए। खाद्य नली में रुकावट है, हम एक्सरे करके या उससे पता नहीं कर सकते। उसमें अगर ये प्रॉब्लम प्रोसेस करती है, हमको दूरबीन की जांच करनी पड़ती है। इसी तरीके से जो लक्षण की जांच है 3 तरीके से कर सकते हैं कि लक्षण कैंसर के या तो लोकल रुकावट के लिए आ सकते हैं या कहीं और स्प्रेड हुआ है, जैसे कि फेफड़े में चला गया, खांसी हो गया, पेट में पानी भर गया, कहीं और पानी भर गया है, या कहीं गांठ बन गई है, उसकी परीक्षा से हो सकता है। और सबसे पहले यही है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, उनको पूरी जानकारी दीजिए, डॉक्टर को तय करने दीजिए कि कौन से टेस्ट करना उचित रहेगा। जी, ये जो लक्षणों की बात है, डॉक्टर अशोक, हमारे पास एक व्यूअर हैं, उनका मेल आ गया है। वो ये जानना चाह रहे हैं कि 4 साल से उनको बड़ी आंत में काफ़ी प्रेशर या दबाव महसूस होता है, क्या ये कैंसर से संबंधित हो सकता है, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, कैंसर बीमारी 4 साल तक रहना तो मुश्किल है, तो इसीलिए जो बता रहे आंतों की प्रॉब्लम, ये कैंसर होने के चांस बहुत कम है। बट मैं थोड़ा सा चाहूँगा इनकी एज या उनकी और कोई रिस्क फैक्टर्स कुछ बताए तो अच्छा। एज इन्होंने नहीं लिखी है, और रिस्क फैक्टर्स की जो डॉक्टर अशोक हम बात कर रहे हैं, बीच में जिक्र आया था कि जैसे अल्कोहल है, जो लोग ले रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि भाई लिवर कैंसर का खतरा हो सकता है। इसी तरह से जब एसोफेजियल कैंसर की बात आती है तो एसिड रिफ्लक्स की जिनको प्रॉब्लम होती है और बहुत आम है हमारे देश में, क्यों उसको ट्रीट करना जरूरी हो जाता है और कितना बड़ा खतरा बन सकती है वो, खास तौर पर भोजन की नली के कैंसर के लिए? यूजुअली भोजन की नली के कैंसर में जो बता रहे रिफ्लक्स, तो ये कॉमन है। आई थिंक हम 5 बैठे तो हम 5 में 3 को होगा ही, तो वो वाला नहीं है। बट उसमें जैसे सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं और एक डॉक्टर की सलाह लेना है। एंड सपोज और जो हम बताएं रेड फ्लैग साइंस की, आपका
अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, पर्सिस्टेंटली आपको लग रहा है कुछ रुकावट आ रही है, ऐसी चीज़ है तो डेफिनेटली पता चल जाएगा। नहीं तो डॉक्टर की फॉलोअप पे रहना है। जब भी उनको लगा कि नहीं चीज़ थोड़ी सी सिम्टम्स ज़्यादा हो रहे तो कॉमनली जैसे बताया हम एक बेरियम सालो करते तो पता चलता है रुकावट है नहीं है, या एंडोस्कोपी करते तो उसमें कोई ग्रोथ आ रहा नहीं तो पता चल जाता है। लेकिन क्या कोई ऐसे कारक हैं जिनसे ये खतरा बढ़ेगा? जैसे कहा जाता है कि डाइट में बदलाव हो गया है, अगर रेड मीट का जिक्र आता है, क्या कहेंगे? अलग के लिए आएगा। रेड मीट इज फॉर दी कोलोन कैंसर के लिए बता रहे हैं। कोलोन कैंसर का रेड मीट हुआ, या जो हम प्रोसेस्ड मीट को स्टोर करके काफी टाइम रखते हैं, एंड कोलोन अब एक एक करके करते हैं तो कोलोन के लिए आप पूछे तो उसको कवर करते हैं। एक रेड मीट हुआ, प्रोसेस्ड मीट हुआ, देन डायबिटीज, ओबेसिटी मतलब मोटापा और अल्कोहल, ये 3 कॉमन हो गए। स्मोकिंग एक हुआ, फिर उसके बाद जैसे मतलब कोई आपकी इंटेस्टाइन की डिजीज है, लाइक जो बता रहे हैं तो कि IBD जैसे कोई बीमारी है, और चौथे जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स। तो आप घर में किसी को फैमिली में कैंसर हुआ है तो कोलोन कैंसर की अराउंड 25% रिस्क रहता है। एंड और एक है कि कुछ जेनेटिक डिजीज भी है जिसमें कि कैंसर रिस्क रहता है, कोई पॉलिप्स होते हैं, तो ये सब चीज़ रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। तो वो सब चीज़ को इकट्ठा मिला के हमको रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करना होता है। जैसे डॉक्टर राव तो बता रहे थे UK में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर इज कोलोन कैंसर, तो वहाँ पे 40-50 ईयर्स के बाद सबकी स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी होता है हर साल में होना है, वो इंडिया में नहीं है। लेकिन क्या अगर जिन लोगों को खतरा है वो कोई जांच करवा सकते हैं जो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं? वेरी डेफिनेटली कैंसर ग्रुप में किसका पॉलिप हुआ है और जो हमने रिस्क फैक्टर बता रहे हैं तो देन इनको हम सर्विलेंस जो करते हैं, कोलोन कैंसर के बारे में बात करते हैं पहले, तो एक स्टूल की हम बोलते हैं कि अकल्ट ब्लड टेस्ट, स्टूल की टेस्ट करने के लिए, या कोलोनोस्कोपी जो होती है दूरबीन की जांच लैटिन के रास्ते से, या छोटा स्मॉल प्रोसेस होता है सिग्मोडोस्कोपी, ये होना होता है। एंड डॉक्टर आपको बता देते हैं कितना फ्रिक्वेंटली होना चाहिए, 1 साल में या 2 साल में, उसी हिसाब से करने के लिए बता देते हैं। जी डॉक्टर रावत, जब रिस्क फैक्टर्स की बात हो रही है तो बाकी जो कैंसर है, खासतौर पर लिवर की बात करें या इसोफेगस कैंसर की बात करें, इनके लिए क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? क्योंकि रिस्क फैक्टर शायद अलग अलग हों। जैसे कि मैंने लिवर के लिए बताया था, जो रिस्क फैक्टर है हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C एंड अल्कोहल। और जो ईजोफेगस कैंसर की बात करें उसमें भी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, स्मोकिंग है, वो रिस्क फैक्टर है, प्रोसेस्ड जो फूड लेते हैं, तभी जैसा आप देखते हैं जो ईजोफेजियल कैंसर है वो जापान में बहुत ज्यादा होता है। तो जापान में ईजोफेगस कैंसर के लिए, स्टमक कैंसर के लिए स्क्रीनिंग होती है। और जो इंग्लैंड में है वो कोलोरेक्टल कैंसर ज्यादा है। वहां पर 50 साल के बाद सब जितने भी लोग हैं हर एक की कोलोनोस्कोपी होती है हर 5 साल में। और अगर फैमिली हिस्ट्री है उनकी, तो फैमिली हिस्ट्री में जब उनके क्लोज फैमिली मेंबर को कैंसर जब डिटेक्ट हुआ है उससे 5 साल पहले से आप कोलोनोस्कोपी स्टार्ट करते हैं। क्योंकि क्या होता है, कोलन कैंसर में पहले पॉलिप होता है, पॉलिप बनता है, धीरे 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 ग्रो करके वो कैंसर बनता है। और अगर आप पॉलिप की स्टेज में निकाल देंगे उसको कैंसर बनने से पहले, तो वो बेस्ट है। जी, पेट के कैंसर का भी जिक्र कर लेते हैं डॉक्टर अशोक। किस तरह के लक्षण आएंगे और कौन से लक्षणों से पहले कौन से वो लोग होंगे, किस तरह का आहार अगर लेते हैं तो उनको खतरा बढ़ जाएगा ये कैंसर होने का? अभी जैसे बताए सबसे खाने के हिसाब से देखते हैं तो सब कैंसर थोड़ा अलग हो जाती है। पेट के कैंसर का सबसे पेट मतलब हमने स्टोमक के बारे में बात की। स्टोमक के लिए सबसे जो कॉमन होते हैं हमारा जो बोलते हैं, आप बताए पहले एसिडिटी होती है, उसमें के इन्फेक्शन होते हैं H. pylori इन्फेक्शन। वो एक इन्फेक्शन हमेशा रिस्क फैक्टर रहता है, फ्रीक्वेंटली गैस्ट्राइटिस एसिडिटी करता है, देन स्टोमक कैंसर बनाती है। देन खाने के साथ में जो देखते हैं तो हम बोलते हैं स्मोकिंग फूड, जो तंदूरी वाला आइटम, वो पहले ज़माने हम खाने को घर में स्मोकिंग करके खाते थे, वो थोड़ा सा है। एंड रेड मीट या प्रोसेस्ड मीट, और जो हम प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं खाने के लिए, नमक ज़्यादा डाल के स्टोर करते हैं। जैसे होता है कि काफ़ी टाइम हम बताते हैं कि सूखे हुए मछली जैसे होते हैं उनको स्टोर करने के लिए, या काफ़ी ट्राइबल एरिया में होता है कि जो मीट को स्टोर करने के लिए काफ़ी नमक डाल के रखते हैं लॉन्ग टाइम, वो प्रिजर्वेटिव जैसे और नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स। तो हाई सॉल्ट, हाई स्मोक्ड फूड जो होते हैं वो एक स्टोमक कैंसर के लिए रिस्क हो जाते हैं। एंड यूजुअली डाइट में ही है। देन सबसे लेथल कम्बिनेशन व्हेन कंबाइन अल्कोहल विद स्मोकिंग। अल्कोहल में थोड़ा होता है, जब भी काफ़ी तो सबकी हैबिट है थोड़ा पार्टी होता है तो अल्कोहल से स्मोकिंग भी हो जाए, तो पार्टी बिकम्स रेगुलर, वो भी एक रिस्क फैक्टर जोड़ जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन चीज हो जाते हैं हमारा स्टोमक की कैंसर के लिए, पाकस्थली की। जी
अगर हम जब जांच की बात करें तो जो जिस तरह से बात कही, हम लोगों ने जिगर के कैंसर की बात कर रहे थे, बाकी कैंसर की बात कर रहे हैं, अगर एक एक करके बात करें, हमने अभी भोजन की नली के कैंसर की बात की किरण, अगर पेट के कैंसर की बात जिस तरह से उसकी चर्चा चल रही है, उसके जांच के लिए क्या करें, कैसे कैसे पता चले कि अभी हम स्टोमक के बारे में बात करें। जी स्टोमक के लिए वही बताया कि उसमें सिम्टम्स में थोड़ा ज़्यादा पता नहीं चल पाता है, और टेस्ट इसके लिए करना है तो हमको एक एंडोस्कोपी करके पता चलना होती है। तो एंडोस्कोपी से कोई अल्सर्स, कोई जो घाव बोलते हैं उससे पता चल जाती है। जब भी एडवांस स्टेज होता है तभी हम सीटी स्कैन या पेट स्कैन जो बाकी चीज़ होता है, बट इनिशियल स्टेज में हम एंडोस्कोपी से पता चल कर सकते जी, डॉक्टर गोयल, ये जो स्टेज की बात है कि प्रारंभिक अवस्था में पहचान हो रही है और नहीं हो पाती है तो वो बढ़ जाएगा। स्टेजिंग आप किस तरह से करते हैं जब स्टेज 1, 2, 3 और 4 की बात की जाती है, और क्या ऐसा भी होगा कि अगर इलाज नहीं मिला, पहचान ही नहीं हो पाई और सही समय से इलाज शुरू नहीं हुआ, तो क्या दूसरे अंगों में भी ये कैंसर फैल सकते हैं? जी, कैंसर का मतलब ही है जिसकी तासीर है एक जगह से निकल के दूसरे जगह पे फैलने की। दूसरा है कि जैसे आपने बोला कि इसको कैसे पता करें, स्टेजिंग क्या है। स्टेजिंग का मतलब है हमको ये पता करना कि बीमारी कहाँ तक सीमित है, एक हिस्से तक सीमित है या उसको निकल के कहीं और स्प्रेड हो रही है। तो स्टेजिंग करने के 2 या 3 तरीके हैं। सबसे पहले हमको स्टेजिंग करते हुए, जैसे दूरबीन की, अगर हम स्टमक की बात करते हैं तो एंडोस्कोपी करते हुए एक छोटा सा मांस का टुकड़ा लिया जा सकता है जो कि कंफर्म भी करेगा कि कैंसर है कि नहीं है, तो किस टाइप का है। इस बायोप्सी से बहुत लोग डरते हैं, इसके बारे में अगले सवालों में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कि जब कंफर्म कर लेते हैं कि शक है, अल्सर है, घाव है या कोई ग्रोथ है, तो उसकी एंडोस्कोपी दूरबीन द्वारा देखा जाता है। उसके बाद सीटी स्कैन करके अलग अलग हिस्सों का, कि पेट का, पूरे पेट का या छाती का सीटी स्कैन करके कि कहीं और कुछ स्पॉट तो नहीं आ रहा है, कुछ और प्रकट तो नहीं हो रहा है, उस तरीके से स्टेजिंग वर्कअप किया जाता है। ये जो स्टेजिंग की बात थी, डॉक्टर सौमित्र रावत, क्या आपको लगता है कि लाभ क्या होगा? पहली बात, अगर जल्द पहचान हो जाती है पेशेंट को, और विशेषज्ञ के तौर पर अगर इलाज की बात करें, क्या फायदे उसके होंगे? असल में ये होता है कि अगर कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ है तो वो कोलोरेक्टल कैंसर और दूसरे भी कैंसर हैं, अगर बहुत अर्ली स्टेज में है, इट इज़ क्यूरेबल। और आजकल जो सर्जरी के माध्यम से जो सर्जरी है वो आजकल मिनिमल इन्वेजिव हो गई है। दूरबीन से कोलोरेक्टल कैंसर, दूरबीन से खाने की नली का कैंसर, दूरबीन से स्टमक का कैंसर हम कर सकते हैं। और उससे ये होता है कि जो हमारे कई पेशेंट आते हैं वो वर्किंग पेशेंट होते हैं, वो चाहते हैं कैंसर हमारा निकले और हम काम पे जाएं। अर्ली कैंसर है तो उसका जो ट्रीट हुआ है, दूरबीन से ट्रीट हुआ है, घाव छोटा होता है, घाव जल्दी हील करता है, दर्द कम करता है, वहां पर ब्लड लॉस कम होता है, और पेशेंट की रिकवरी फास्टर होती है। और रिकवरी फास्ट होने के कारण पेशेंट को ये लगता है कि जो जल्दी काम पे जाते हैं, और उनको ये लगता है कि जो सर्जरी का डर बना हुआ था, जैसे पुराने जमाने में देखते थे, गॉल ब्लैडर निकालने के लिए बड़ा चीरा देना पड़ता था और पेशेंट कम से कम 5 से 7 दिन अस्पताल में रहते थे। और अब आजकल ये होता है, गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई और अगले दिन या उसी दिन रात को वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। जी। और वही कैंसर का है, अर्ली कैंसर है, दूरबीन से होता है, कम समय के लिए अस्पताल में रहते हैं, फिर बाद में जाके एक बार पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, घर चला गया, उसकी जो मानसिकता है कि एक मेरे पास पेशेंट आया था, यंग पेशेंट 30-35 साल का, उसका दूरबीन से कोलोरेक्टल कैंसर था, वो आईटी कंपनी में काम करता था और वो तुरंत 2-3 हफ्ते बाद ही उसने अपनी जॉब ज्वाइन की। जी, और ये जो जल्द पहचान की बात हो रही है, बहुत ज़रूरी है कि जो पेशेंट है, जो रोगी है, वो विशेषज्ञ के पास सही समय पर पहुंचे, जिससे इलाज भी बेहतर होगा और जो रोगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ है इलाज के बाद, उसको भी बेहतर बनाए रखा जा सकता है। फिलहाल अलीगढ़ से विकास जी हैं फोन लाइन पर, जिन्होंने कॉल किया है। विकास जी, आपका स्वागत, बताइए। मेरे को पहले लिवर कैंसर था, इस समय मैं जैसे स्वस्थ हूँ, लेकिन मुझे आगे के लिए क्या सावधानियां लेनी है, ये बताओ। सावधानियां जी, सावधानियां जानना चाहते हैं। आपका इलाज पूरा हो चुका है विकास जी? हाँ, कैंसर का पूरा हो चुका है, लिवर का पूरा चल रहा है,
लिवर में जो प्रॉब्लम है थोड़ी सी वो ठीक हो रही हैं, जी। तो वैसे तो ठीक हो गया है, कैंसर सारा मेरा ठीक हो गया। कैंसर ठीक हो गया है जी, जाहिर तौर पर इलाज पूरा हो चुका है। डॉक्टर अशोक, किस तरह की सावधानियां इन्हें अब रखनी चाहिए? इलाज पूरा हो चुका है और अब ये ठीक है। हम कैंसर तो जीत चुके हैं एंड यू आर डिक्लेयर्ड क्योर्ड, बट अभी हमको रेगुलर फॉलोअप पे रहना पड़ेगा, जो मैंने बताया कि हर 3 महीने से 6 महीने चेकअप के लिए थोड़ी एंड उसके बाद जो हमने बताया था कि एंडोस्कोपी एक सर्विलेंस के लिए होता है कि जी। करने के लिए, एंड जो खान पान की भी बात हो रहा था कि स्मोक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब चीज़ को दूर रहना है। एंड तीसरी जो लीवर के बारे में बताया, लीवर की देखें तो लीवर की कैंसर स्टोमक के साथ बहुत कम जुड़ा हुआ है, बट जब भी हम मोस्ट ऑफ हम टेस्ट करते हैं तो उसको भी देख लेते हैं, तो उसी के लिए कोई घबराना अभी है नहीं। लीवर के चलते हुए हमारा जो सेम है, अल्कोहल नहीं लेनी है, रेगुलर जांच होना है, और उसकी जो भी दवाई चल रही है उसको थोड़ा सा रेगुलर फॉलोअप रखिए। जी बिल्कुल। तो विकास जी की जो सवाल है अपने आप में सफलता की एक कहानी भी है, सक्सेस स्टोरी भी है, इस लिहाज से कि इन्होंने कैंसर से न सिर्फ लड़े हैं बल्कि उसको पराजित भी किया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्दी हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स यानी पाचन तंत्र के कैंसर से किस तरह से बचाव किया जा सकता है और कैसे होता है इनका इलाज, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। इलाज की बात चल रही थी कि उसी बात को आगे बढ़ा लिया जाए। डॉक्टर गोयल, सर्जरी के विषय में हमने कुछ जाना है, लेकिन जब कीमोथेरेपी का जिक्र आता है तो बहुत से लोग डरते हैं कि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और शायद जो समस्या हो रही है उससे बढ़कर और समस्याएं या जटिलताएं बढ़ जाएंगी। पहली बात कि किस तरह की नई दवाएं आप देख रहे हैं, एडवांसमेंट्स की बात की जाए, जिससे कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो प्रभाव है, उनको नियंत्रित रखा जा सके, और कितनी सुगम हो जाती है इस तरह के पूरे प्रोसेस के साथ जो रोगी का जीवन है और जो इलाज की प्रक्रिया है। आपने ठीक बोला, आम आदमी कीमोथेरेपी के नाम से बहुत डरता और घबराता है, और ये एक तरीके से सच भी है, क्योंकि पहले जिस तरीके से कीमोथेरेपी जाती थी वो काफ़ी जटिल प्रक्रिया थी, बट आज के समय में साइंस ने बहुत तरक्की की है। कीमोथेरेपी की जो दवाएं हैं वो ना सिर्फ बेहतर हुई हैं बट ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हुई हैं, और जो साइड इफ़ेक्ट्स आते थे उनको हैंडल करने की जो मेडिसिन्स है वो भी बेहतर हुई हैं। तो उन सब से आज की डेट में कीमोथेरेपी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे पहले बात हुई स्टेजिंग की, कि अगर हम शुरुआती स्टेज पे किसी कैंसर को पकड़ते हैं तो चांसेस हैं कि शायद हम बाकी पद्धति से बच जाएंगे। अगर सर्जरी हुई तो रेडिएशन या कीमोथेरेपी की आवश्यकता नहीं पड़ सकती। तो शुरुआती स्टेज पे कैंसर को पकड़ना इसलिए भी ज़रूरी है। साइंस ने जैसे कीमोथेरेपी तभी देते हैं जब कैंसर लोकली एडवांस्ड हो जाए। जी। अर्ली कैंसर में बहुत कम स्टेजेस, बहुत कम कैंसर्स में कीमो की आवश्यकता पड़ती है, बट कीमो ऐसा नहीं है। कीमो के लिए ज़्यादातर रोगी अच्छे से टॉलरेट करते हैं, और ऐसा कोई आज की डेट में कैंसर से कीमोथेरेपी को लेके मृत्यु के चांसेस बहुत कम हैं। जो साइड इफ़ेक्ट हैं उनको हैंडल करने के लिए बहुत अच्छी दवाएं और प्रक्रियाएं आरंभ हैं, बट आपको किसी ट्रेंड सेंटर पे जाना है जहाँ पे विशेषज्ञ उपलब्ध हैं और उनकी देखरेख में सारा इलाज, क्योंकि शायद इस दौरान उनको काउंसलिंग की और इमोशनल सपोर्ट की भी जरूरत होती है। जी, ज़्यादातर साइड इफेक्ट आते हैं जब पेशेंट खाना नहीं खाते हैं, पानी कम मात्रा में प्रयोग करते हैं, तब ये सारी जो जटिलताएं हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो प्रोसेसेस हैं, वो बढ़ जाती हैं। तो हमको ध्यान देना है कि कीमोथेरेपी की प्रक्रिया के दौरान हम अपना खान पीन को ठीक रखें,
एडिक्वेट मात्रा में लिक्विड्स लें, डिहाइड्रेशन नहीं हो और फ्रीक्वेंटली फूड लें। अगर कुछ भी सिम्टम आता है जैसे बुखार आया तो तुरंत अपने विशेषज्ञ के पास जाके हम उनसे तुरंत चिकित्सा के लिए उनसे मिलें। जी डॉक्टर सौमित्र, अगर लिवर की बात करें तो जब लिवर कैंसर की बात करते हैं उसके इलाज की जब बात करेंगे, लिवर ट्रांसप्लांट एक बड़ा कॉमन सी जानकारी लोग चाहते हैं इसके संदर्भ में, कब उसकी ज़रूरत पड़ती है और किस तरह से किया जा सकता है, क्यों ज़रूरत पड़ सकती है? लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत तब पड़ती है कि आपको लिवर फेल ऑलरेडी हो चुका है, जी, सिरोसिस ऑफ द लिवर है, उसके अंदर कैंसर डेवलप हुआ है, लेकिन वो कैंसर लिवर के बाहर नहीं गया है। जी। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला था कि अगर ऑर्गन के बाहर कैंसर चला जाए तो सर्जरी का इतना ज़्यादा रोल नहीं रहता है। तो अगर लिवर के अंदर ही कैंसर है, छोटा सा कैंसर है लिवर सिरोसिस के साथ, तो उसमें काफ़ी गाइडलाइंस हैं जो हम फॉलो करते हैं कि कैंसर का साइज कितना होना चाहिए, कितने नंबर होने चाहिए। अगर हैं तो ज़्यादा बड़ा है तो उसको हम लोग डाउनग्रेड करते हैं, पहले कीमो से डाउनग्रेड करके फिर हम लोग सर्जरी करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अगर कैंसर छोटा है सर्जरी से निकल जाता है, उससे अगली स्टेज पे है तो सर्जरी और कीमोथेरेपी दोनों चलती है, और बहुत ज़्यादा अगर मेटास्टेसिस है वहाँ सर्जरी का कोई रोल नहीं होता है, कीमोथेरेपी। यानी अगर कैंसर फैल गया है तो शायद सर्जरी की कोई उसके अंदर बहुत भूमिका नहीं रह जाएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश से राकेश जी हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। राकेश जी, आपका स्वागत, सवाल पूछिए। नमस्ते। नमस्कार। मेरी उम्र 66 ईयर की है जी। मैं कॉन्स्टिपेशन का पुराना मरीज हूँ, 10 साल से कॉन्स्टिपेशन था। अब ये लेटरिन जाने के बाद राइट साइड में दर्द होता है और 3-4 बार खाना खाने के बाद 2-3 बार लेटरिन जाने पर फिर होती है 1 घंटे बाद और फिर दोबारा से होती है, और पेट में दर्द हर समय रहता है राइट साइड में, एब्डोमेन में। जी। क्या ये कोई गंभीर रोग का लक्षण तो नहीं है? ये जो लक्षण इन्होंने बताया है डॉक्टर अशोक कि कॉन्स्टिपेशन इनको रहा है, शायद इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है या नहीं है, बहुत क्लियर नहीं था, क्योंकि आईबीडी को बहुत जोड़ा जाता है कोलन कैंसर के साथ, इसलिए ये भी जाहिर तौर पर पूछ लें, अगर इतने लंबे समय तक इस तरह की समस्या चलती है तो क्या विशेष तौर पर कोई सावधानी या खतरे हो सकते हैं? राकेश जी, बस आपको ये बताना है कि जो आपको कॉन्स्टिपेशन काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग होता है, जैसे मैंने पहले बताया था कैंसर के सिम्टम तो 10 साल तक नहीं होता है, बट आप जो बता रहे हैं आईबीडी करके जो बताया आपको है वो प्रूफ करना पड़ेगा। शायद आप कोई अच्छा विशेषज्ञ से देखा है नहीं देखे उसको, क्योंकि वो कोलोनोस्कोपी से पता चल जाता है। सपोज आपको आईबीडी है, मतलब जो बता रहे कि डिजीज है और उसकी सिम्टम कॉन्स्टिपेशन है, देन हम आपको एक रेगुलर कोलोनोस्कोपी की एडवाइस देते हैं। एक ब्लड मार्कर होता है, हम इसको बोलते हैं CA, वो करना होता है। एंड दूसरी जो मैं बताया कि रेड फ्लैग साइंस की, जैसे आप सडनली कोई स्टूल की हैबिट में चेंज हुआ है कि कॉन्स्टिपेशन शुरू हो गया, सडनली अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हुआ, स्टूल में काफ़ी ब्लड जा रहा है, भूख कम लग रहा है, ऐसे कोई सिम्टम है तो कोई और ही होना चाहिए। बट मैं आपको यही फ़ोन के माध्यम में बताऊंगा कि आप ये करें कि पहले कोई अच्छे विशेषज्ञ देखा के आईबीडी की रोल एस्टेब्लिश करिए, सो दैट कि आपकी जो सिम्टम्स एंड फॉलोअप्स एंड स्क्रीनिंग मेथड थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जी। और एक जो इलाज की बात चल रही थी डॉक्टर गोयल, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, डॉक्टर सौमित्र रावत ने ये बता दिया हमें कि अगर मेटास्टेसिस हो जाता है, यानी अगर कैंसर एडवांस स्टेज में पहुंच गया है, तो शायद सर्जरी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रह जाएगा। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनमें ये लगता है कि अब शायद इलाज बहुत अच्छी तरह से नहीं हो सकता है या बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो क्या उनकी ज़िंदगी को, उनकी जीवन की जो जटिलताएं हैं उन्हें कम करने के लिए पैलिएटिव केयर का जो एक रोल आता है, कितना अहम आप मानते हैं, जिससे समस्याएं जो हो रही हैं कम से कम जो पेन रिलीफ है वो उसे मिल सके? जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। सब लोग तो अर्ली स्टेज पे नहीं आते। बहुत बार जब लोग पहुंचते हैं तो उनका कैंसर ऑलरेडी फैल चुका होता है और अलग अलग तरीके से समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। तो स्टेज 4 कैंसर, जो फैले हुए कैंसर हैं, उसमें भी इलाज संभव है। जैसे कोलोरेक्टल कैंसर की अगर बात करें हम, स्टेज 4 लीवर तक गया है तो 20-25% ऐसे पेशेंट हैं जिनको 5 साल तक, 25% लोगों को 5 साल तक जीवित रह सकते हैं। और आज के समय में, जैसे आपने पहले सवाल पूछा था, साइंस की एडवांसमेंट, नई मेडिसिन का आना,
आजकल बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, बट अभी सबकी पहुंच में नहीं है, बट अच्छी मेडिसिन के चलते साइड इफ़ेक्ट कम है और उनकी कारगर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हैं। तो सबसे बड़ा पैलिएशन तो बीमारी को कम करना है। उसका एक इफ़ेक्टिव इलाज हो सकता है कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी। तो उनसे अगर कैंसर को नियंत्रण करते हैं तो अपने आप में जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं, प्रभाव आ रहे हैं, उनको हम कम कर सकते हैं। उसके अलावा पैलिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पैलिएशन का मतलब पेन को कम करना, कोई वज़न कम हो रहा है उसको ध्यान रखना, और मेंटल लेवल पे पीसफुल लाइफ उनको रहे, मेंटल स्ट्रेस कम करना, ना सिर्फ रोगी का बट के परिवार के सदस्यों का, वो भी एक अत्यंत इम्पॉर्टेंट साधन है। जी डॉक्टर अशोक, ये तो हुई इलाज की बात। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, सावधानी और बचाव किस तरह से किया जाए, हो ही ना, इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो अगर हम एक एक कैंसर करके बात करते हैं, भोजन की नली की अगर ईसोफेगस कैंसर की बात करें, कैसे इससे बचा जाए, क्या कुछ सावधानियां ली जाए कि इससे दूर रह सके? तो अभी जैसे बताया, तो मोस्ट कॉमन जो है स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ये ईसोफेजियल कैंसर के लिए सबसे कॉमन चीज़ है। वो जितना पॉसिबल है बिल्कुल बंद करना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है कि जो मैंने बताया कि स्मोक्ड फूड एंड प्रोसेस्ड फूड, और एक अच्छा ईसोफेजियल कैंसर में कि ज़्यादा गर्मी वाली चीज़, बहुत ज़्यादा हॉट फूड होते हैं तो इंजरी करते हैं फूड पाइप को, तो उसी हिसाब से उसको थोड़ा अवॉइड करें। मीडियम टेम्परेचर वाला जो भी लेना होता है गर्मी वाला चीज़, वो रहना चाहिए। तो ये हुआ ईसोफेजियल कैंसर के लिए। आप डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं, इसी से जुड़ा एक मेल भी है। अमित जी हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि उनको GERD जो रिफ्लक्स होता है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, उसका बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। तो क्या इस तरह के पेशेंट्स को भी कोई खास सावधानी रखनी चाहिए जिससे समस्या बढ़े ना या लॉन्ग रन में परसिस्ट ना करे? GERD में GERD मतलब है कि हमारे जो रिफ्लक्स होते हैं सारे खान पान का फूड पाइप के साथ जो होती है, एसिडिटी सिम्टम्स, तो उसमें हमारा ये है कि दवाई के साथ कंट्रोल होता है। एंड उसमें एक एंडोस्कोपी जरूरी होता है। हम इसमें बोलते हैं कि बैरेट इसोफेगस करके एक एरिया होती है जहाँ पे थोड़ी सी इंजरी होता है। सपोज वो चीज़ है तो डॉक्टर आपको एक बायोप्सी करते हैं, देन आपको एक सर्विलेंस मतलब फॉलो अप रेगुलर रखते हैं कि 6 महीने, 1 साल या 3 साल में एंडोस्कोपी करना होता है, वो बताते हैं। तो GERD वाले प्रॉब्लम में तो मोस्ट कॉमन है कि दवाई लेके कंट्रोल करें। दवाई के साथ खान पान की मॉडिफिकेशन करना, जो हम बता रहे हैं कि ज़्यादा फैटी फूड, ज़्यादा हार्ड फूड्स नहीं लेना है, एंड खाने को डिवाइड करना है स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट फीड। पेट को पूरा भारी नहीं करना है, बट थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाना है। एंड एक एंडोस्कोपी में सपोज आपकी बैरेट्स आ रही है तो उसमें रेगुलरली फॉलो अप में रहना है। सो दिस इज फॉर दी GERD पेशेंट्स कि आगे के लिए कैंसर को प्रिवेंट या अर्ली डिटेक्शन के लिए। जी, और लिवर का भी जिक्र आया था, और अल्कोहल जो है एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। डॉक्टर सौमित्र रावत, आपने बताया। एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने मेल किया है, नाम नहीं लिखा है। ये कह रहे हैं कि इनकी जो एज है वो 36 इयर्स है और ये अल्कोहलिक हैं। अब इन्हें डर लग रहा है कि क्या इससे कैंसर हो जाएगा, इन्हें क्या करना चाहिए, क्या आप सजेस्ट करेंगे? इनको लिवर फंक्शन टेस्ट अपना कराना चाहिए और एक पेट का अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। ये 2 चीज़ें हैं, ये करानी चाहिए। और उससे पहले अल्कोहल को छोड़ें क्योंकि अल्कोहल का सेवन अत्यधिक मात्रा में बहुत हानिकारक होता है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, अगर हम हेल्दी लाइफ रहेंगे, खान पान का अगर हम अच्छा यूज करेंगे कि लॉट ऑफ वेजिटेबल्स लेंगे, स्मोक फूड नहीं खाएंगे, रेड मीट कम लेंगे, और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है रेगुलर एक्सरसाइज, जिसका कि हम लोग जिक्र कम करते हैं, जिससे कि आपको मोटापा ना हो, फिट हैं आप, तो कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। जी, योग का कितनी बड़ी भूमिका है आपको लगता है कि रेगुलर करने से? आई थिंक योग भी आपको हेल्दी रखता है। अगर आप हेल्दी रहते हैं तो रिस्क कम होता है। और वो भी है, जब आप योग करते हैं उससे पहले आप वॉक भी करेंगे तो वो आपका एक्सरसाइज हो ही जाती है। जी, डॉक्टर अशोक, खान पान का जो जिक्र आ रहा था, इसके अंदर हमारी डाइट में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत स्पाइसी खाना भी खाते हैं, मिर्च मसालेदार खाना होगा, और बहुत गर्म भी खाते हैं या बहुत गर्म ड्रिंक्स पीते हैं। तो क्या उससे भी खतरा बढ़ेगा? क्या सावधानी रखनी चाहिए उसे लेकर? वही अब तो मैंने बताया था, वही है कि हमारा जो ज़्यादा मसालेदार होने से एसिडिटी होता है, रिफ्लक्स, GERD सिम्टम्स बता रहे हैं, एंड वो एक गैस्ट्राइटिस करते हैं। तो ये जो भी म्यूकोसा हमारे फूड पाइप की हमेशा इंजरी होता है, तो ये प्रोन फॉर कैंसर्स होते हैं, बट इसकी डायरेक्ट कॉज एस्टेब्लिश नहीं हुआ है मसालेदार फूड के लिए।
बट हम जब बता रहे कि स्मोक फूड हुआ, प्रोसेस्ड फूड हुआ, अल्कोहल विथ स्मोकिंग हुआ, ये सब चीज़ जब भी जोड़ जाते हैं तो ये रिस्क हो जाता है, इसको हमको अवॉइड करनी है जी। देन जो फैटी फूड्स बता रहे हैं वो सब चीज़ नॉट ओनली डायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे आपने बताया कि ओबेसिटी, डेवलपमेंट डायबिटीज़, ये चीज़ भी कैंसर को बढ़ाते हैं, तो आमतौर में ये सब चीज़ को रखनी है। एंड बेस्ट जो होते हैं हमारा फूड पाइप भी कैंसर बोले, चाहे इसोफेगस, स्टोमक या लार्ज इंटेस्टाइन बोले, कोलन है, सबके लिए हमको फाइबर फूड इज ऑलवेज प्रोटेक्टिव। एंड फूड के साथ रेगुलर प्लेंटी ऑफ वाटर्स एंड रेगुलर बाउल हैबिट। जैसे बताया कि एक्सरसाइज, योगा, इसके बहुत रोल है कि हमारा फूड पाइप की सिस्टम को स्ट्रीमलाइन रखने के लिए, जिससे कि हम इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। आपने एक बात कही कि गर्म चीजें लेने की बात जब आती है, गर्म चाय या गर्म कोई भी पेय पदार्थ या गर्म पानी, ये कितना नुकसानदायक हो सकता है? हाँ, ये इसोफेजल कैंसर के लिए रिस्क रहता है बहुत ज़्यादा गर्मी से, कि पूरा हार्ट जब भी होता है तो उसमें बर्निंग इंजरीज होते हैं और इंजरी के बाद ये रिस्क बना देता है कैंसर के लिए। डॉक्टर गोयल, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी, मैं इसमें ऐड करना चाह, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लीवर कैंसर के हिसाब से एक चीज़ मैं लाना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने सब कुछ बताया, सब कुछ ऐड किया। एक पॉइंट जो मेरे को लगता है, जैसे कि फंगस लगे हुए पदार्थ हैं, जो कि जैसे बहुत दिन तक चावल लोग स्टोर करके रखते हैं, कई बार उसमें फंगस लग जाती है, या मूंगफली है पड़ी रहती है, जाला जाला पड़ जाता है, तो अफ्लाटॉक्सिन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लीवर कैंसर के लिए। तो अगर ऐसा कोई पदार्थ है जिसमें कि फंगस लगा हुआ है, तो ऐसे पदार्थों को अवॉइड करना चाहिए, ये भी प्रिवेंशन में। जी, बचाव बहुत ज़रूरी है, आहार का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये विशेषज्ञ बता रहे हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स के बारे में कुछ और जानकारी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं पाचन तंत्र में होने वाले कैंसर्स की, और टोटल हेल्थ में फिलहाल समय हो गया है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 797 में हमने आपसे सवाल किया था कि इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है। आपके पास 3 ऑप्शंस थे। सिर्फ कम वजन वाले बच्चों के लिए ही टीकाकरण जरूरी होता है, ये गलत धारणा है। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आज का सवाल है कि पाचन तंत्र के कैंसर से बचाव के लिए इनमें से क्या उपयोगी है। ऑप्शन ए, धूम्रपान व शराब का सेवन न करना। ऑप्शन बी, मांसाहार अधिक मात्रा में न खाना। ऑप्शन सी, वजन नियंत्रित रखना। ऑप्शन डी, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। या फिर ऑप्शन ई, ये सभी। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@gmail.com पर। आप भी इस पहेली का सही जवाब भेजकर हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। कौन बने हैं एपिसोड 797 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट करें हैं डॉक्टर सुमित गोयल से, जिनके सामने मौजूद हैं सारी करेक्ट एंट्रीज। डॉक्टर गोयल, इन करेक्ट एंट्रीज में से आज के एक लकी विनर का नाम आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताएं। ये है मिस्टर वीवी आदित्य, जमशेदपुर से। आदित्य साहब, बहुत बधाई, आप बन गए हैं एपिसोड 797 के लकी विनर। और अब समय है कुछ और जानकारी लेने का रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। पहला सवाल डॉक्टर अशोक आपसे, पाचन तंत्र में होने वाले सभी कैंसर का कारण सिर्फ असंतुलित आहार यानी अनहेल्दी डाइट ही होता है, क्या ये सही है? ये सही है, डाइट बैलेंस होना चाहिए।
जी डॉक्टर सौमित्र, पाचन तंत्र के किसी भी अंग में होने वाले कैंसर के लक्षण एक समान होते हैं? एक समान, कुछ सिम्टम्स एक समान होते हैं, जैसे कि वेट लॉस होना, वीक फील करना, लेकिन जैसे ईजोफेगस कैंसर में खाने का अटकना है, कोलोरेक्टल कैंसर में खून में जो आपकी मल में खून आना, ये रेड फ्लैग साइन होते हैं जी, इनको मिस नहीं करना चाहिए। डॉक्टर गोयल, मोटापा, धूम्रपान, शराब का सेवन, क्या ये जीआई कैंसर्स के खतरे को बढ़ाता है? जी बिल्कुल, ये तीनों चीज़ें इंडिपेंडेंटली जीआई कैंसर्स के रिस्क को बढ़ाता है। ओबेसिटी अपने आप में एक बड़ा कारण है, फिजिकल एक्टिविटी प्रिवेंट करता है, प्रिवेंटिव है। डॉक्टर अशोक, भोजन की नली का कैंसर उन्हीं को होता है जिनके माता पिता को यह कैंसर हुआ हो? मैंने बताया 100 में 25%, सपोज घर में किसी को है तो 25% चांस है आपको होने के लिए। जी डॉक्टर रावत, क्या सीने में जलन या निगलने में समस्या भोजन की नली में कैंसर का लक्षण भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो खाने में जैसे ही आप खाना खाते हैं अटकता है जी, ये बिल्कुल रेड फ्लैग है। जी, इसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर गोयल, भोजन नली के कैंसर के लक्षण क्या शुरुआत में ही प्रकट हो जाते हैं? भोजन नली के कैंसर के लक्षण यूजुअली बहुत शुरुआत में ही प्रकट हो जाते हैं। उसमें से एक मेन है खाने खाते हुए रुकावट। जी डॉक्टर अशोक, इनमें से क्या गैस्ट्रिक कैंसर यानी पेट के कैंसर का लक्षण का खतरे को बढ़ाता है? प्रोसेस्ड मीट अधिक खाना, नमक की अधिक मात्रा या फल सब्जियां कम खाना? तीनों है। डॉक्टर सौमित्र, अगर पेट में दर्द ना हो तो पेट के कैंसर नहीं है, क्या ऐसा समझा जाए? जो दर्द वाला सिम्टम है वो एडवांस स्टेज में आता है जी, तो दर्द नहीं है, आपको और सिम्टम्स हैं, आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर गोयल, कीमोथेरेपी क्या गैस्ट्रिक कैंसर्स में इलाज का पहला विकल्प होता है? अर्ली स्टेज पे गैस्ट्रिक कैंसर में पहला विकल्प नहीं है, बट लोकली एडवांस कैंसर में पहले देना उचित है। डॉक्टर अशोक, अधिक शराब पीने वालों को ही जिगर का कैंसर होगा, लिवर कैंसर होगा, क्या ऐसा है? नहीं, वो उसमें है कि जिनकी लिवर की सिरोसिस बन चुका है और उसमें अराउंड 8 to 10% में रिस्क होता है। जी डॉक्टर रावत, जिगर कैंसर का एकमात्र इलाज है जिगर का प्रत्यारोपण कर देना, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। प्रत्यारोपण के कई इंडिकेशन होते हैं। जब लिवर फेल होता है तब प्रत्यारोपण करते हैं। जी अदरवाइज जिगर का कैंसर ये है वेदर इट्स प्राइमरी या सेकेंडरी। जी, अगर प्राइमरी है तब आप सोच सकते हैं, लेकिन कहीं और से कैंसर आया है उसमें नहीं। जी डॉक्टर सुमित, जिगर कैंसर में कीमोथेरेपी केवल एडवांस स्टेज में ही प्रयोग की जाती है, गंभीर अवस्था में? जी, ये कुछ हद तक सही है। जिगर के कैंसर में कीमोथेरेपी का रोल लिमिटेड है। कीमोथेरेपी की जगह पे कुछ अलग दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं जिनको टीकेआईस या इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। डॉक्टर अशोक, बड़ी आंत का कैंसर या कोलोरेक्टल कैंसर की संभावना बढ़ जाती है उन लोगों में जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज से ग्रस्त होते हैं, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। और जिसका 10 साल के ऊपर बीमारी हो गया तो रेगुलर स्क्रीनिंग चेकअप करता रहना है। डॉक्टर सौमित्र, बड़ी आंत का कैंसर केवल पुरुषों में होता है, महिलाओं में नहीं होता? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, दोनों में होता है। डॉक्टर गोयल, कोलोनोस्कोपी से ही बड़ी आंत के कैंसर की पहचान की जाती है? जो शुरुआती बड़ी आंत का कैंसर है उसकी पहचान कोलोनोस्कोपी से ही हो सकती है। डॉक्टर अशोक, इनमें से क्या बड़ी आंत के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं? कब्ज, दस्त या फिर बल के साथ खून आना? तीनों हो सकते हैं, बट जो लास्ट वाला आपने बताया कि खून आना, जी, वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है। कोलन कैंसर का खतरा या ये कहें कोलोरेक्टल कैंसर्स का खतरा जिन लोगों को अधिक है यानी हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, उन्हें क्या सावधानी रखनी चाहिए डॉक्टर रावत? उन्हें जो सावधानी है, उन्हें स्क्रीनिंग प्रोग्राम में जाना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में 2 या 3 लोगों जो क्लोज रिलेटिव हैं उनको कैंसर है तो स्क्रीनिंग में आपको जाना चाहिए। डॉक्टर सुमित, पाचन तंत्र के कैंसर से संबंधित जानकारी कहाँ से प्राप्त करें? ये जानकारी आप विभिन्न सोशल मीडियाज पे, देश की जैसे एनसीआई वेबसाइट है उसकी वेबसाइट पे या इंडिविजुअल अस्पतालों की वेबसाइट पे भी प्राप्त कर सकते हैं। जी, और आखिरी राउंड है, हम चाहेंगे आप अपने संदेश भी इस राउंड में शामिल कर दें। डॉक्टर अशोक, पाचन तंत्र के कैंसर से बचाव कैसे किया जा सकता है या इसके खतरे को कैसे कम किया जा सकता है, और साथ ही आपका संदेश? तो मैंने बताया कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट जो है थोड़ा बैलेंस्ड होनी चाहिए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़,
अल्कोहल स्मोकिंग डी एडिक्शंस के रास्ते में ज़्यादा रहना चाहिए। एंड माई मैसेज है कि कैंसर इज़ क्यूरेबल, नो इट, प्रिवेंट इट, कन्फ्रंट इट। डॉक्टर सौमित्र, आप क्या कहेंगे, इन कैंसर की जल्दी पहचान क्यों व कितनी ज़रूरी है, क्या संदेश देंगे आप? आई थिंक जल्दी जानकारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अर्ली स्टेज में कैंसर को पकड़ लिया है, द कैंसर इज क्यूरेबल। राइट। कैंसर इज क्यूरेबल। डॉक्टर गोयल, आपका संदेश, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इलाज शुरू तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। इलाज को पूरा करना कितना और किस तरह से आवश्यक है? जी, कैंसर का इलाज पूरा करना बहुत ज़रूरी है। आज हमने जैसे चर्चा के दौरान एक मैसेज आया कि वो कैंसर पे उन्होंने विजय प्राप्त की है, जिगर में कैंसर था। तो कैंसर पे विजय पाया जा सकता है। हमको जो ज़रूरत है एक डिटर्मिनेशन की, एक दृढ़ निश्चय की। कैंसर की जो कीमोथेरेपी है, अगर उसके साइड इफ़ेक्ट आते भी वो टेम्परेरी हैं, हम इस फेज़ को पार कर सकते हैं और हमारा गोल होना चाहिए, हमको ठीक होना है, स्वस्थ होना है। और लोग दूसरी पद्धति पे जाने की प्रक्रिया पे विश्वास रखते हैं क्योंकि साइड इफ़ेक्ट नहीं है बोल के। मेरा संदेश यही रहेगा, आप जो भी करते हैं अपने विशेषज्ञ को उनकी बिना अनुमति के, बिना सहमति के दूसरी पद्धति सोच के इस्तेमाल। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर गोयल, डॉक्टर सौमित्र रावत, डॉक्टर अशोक कुमार, आप सभी का। तो हमारी सेहत की बात है, ये कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये इस संदर्भ में बहुत सही है कि जब भी हम कोई चीज़ खाने की कोशिश करते हैं, कोई ऐसा लाइफस्टाइल फॉलो करने की कोशिश करते हैं जो थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड हो, तो कहीं ना कहीं हमारा मन ये ज़रूर कहता है कि आज खा लीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आज एक्सरसाइज नहीं करते क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ता है। छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी सावधानियों से न सिर्फ जीआई कैंसर बल्कि बहुत सारी ऐसी जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हैं जिनका बचाव किया जा सकता है, क्योंकि बचाव हमारे हाथों में है। इसलिए फैसला लीजिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का। स्वाद की फिक्र कीजिए, लेकिन उसके चक्कर में कहीं स्वास्थ्य को पीछे ना छोड़ दें, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, जिससे कैंसर्स और बहुत सी लाइफस्टाइल डिजीजेस से बचाव भी होगा और इनका खतरा भी कम हो जाएगा। बिल्कुल, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। और जैसा कि इस कार्यक्रम में आज इतनी लंबी चर्चा हुई कि किस तरह से आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, किस तरह से कैंसर से बच सकते हैं, और सावधानी ही चूंकि बचाव है, आप देखें कि किस तरह से आप इससे बच सकते हैं। और अगर कैंसर हो भी गया है तो कैंसर से डरे नहीं, इससे लड़ें। और दूसरी बात यह भी है कि जागरूकता ज़रूरी है इस पूरे मामले में कि कैंसर आपको होने ही ना पाए। तो उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी संदेश रहे हैं वो आपने आत्मसात किए हैं, अपने जीवन में आप उसको उतारेंगे और इस तरह की बीमारियों से ज़रूर दूर रहेंगे। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।